और दोस्तों क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या बोलते हैं बहुत इजी चैप्टर है। सिविक्स का सबसे इजी चैप्टर अगर मेरी नजर में कोई है वो यह है पावर शेयरिंग। बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ नंबर वंबर में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो भी बहुत आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊंगा, एकदम याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। बस ये है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना, आपको ये पूरा चैप्टर टिप पे हो जाएगा। तो सुन, अब शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पे आते हैं, सबसे पहला टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आप देखोगे बेल्जियम और किसका है, श्रीलंका का है। तो यहाँ पे मैं पेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो बेल्जियम श्रीलंका में सबसे पहली चीज आती है बाउंड्री। बाउंड्री पता होना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बेल्जियम से कौन कौन से देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। याद नहीं रखना, बस ये चार नाम आपको ध्यान होने चाहिए, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बस ये नाम ध्यान होने चाहिए। उसके बाद एक ट्रिक आती है जिसको हम बोलते हैं फंगल। क्या बोलते हैं? फंगल। थोड़ी सी मिस्टेक होगी इधर, एक मिनट। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? फंगल, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो बेल्जियम के लोग नहाते नहीं थे इसलिए उनके क्या लग गई, फंगल लग गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस ट्रिक से ध्यान रखोगे तो एफ से फ्रांस हो गया, एन से नेदरलैंड हो गया, जी से जर्मनी हो गया, एल से लग्जमबर्ग हो गया। तो याद हो गई ये, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा आता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये। इसमें क्या बोलते हैं, जो कुछ नंबर वगैरह होते हैं वो ध्यान रखना थोड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई है इसमें, वो क्या चीज रहेगी कि इसका जो रीजन वगैरह भी ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो बस एक ट्रिक ध्यान रखना, फ्रेंच सीखने गया तो वेलोनिया पट गई। कौन पट गई? वेलोनिया पट गई। तो एफ एफ यहाँ पे जगह कहाँ है, ये रहा। फ्रेंच सीखने गया तो वेलोनिया पट गई। तो ये ध्यान रखोगे। तो फ्रेंच वाले किस में आते हैं? वेलोनिया रीजन में आते हैं। और उसके बाद अगला कौन सा है? फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन। तो बाकी जो बचेंगे कौन है? डच है। डच किस में आ जाएंगे? वो डच किस में आ जाएंगे? यहाँ पे वो हो गया ना, वेलोनिया हो गया, डच आ जाएंगे फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रखा है, देखो। अब यहाँ पे देखो, ये बता रखा है ब्रुसेल की कैपिटल, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रुसेल है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल है, जो कि ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रखा है, ये एक रीजन ये दे रखा है, एक रीजन ये दे रखा है, और उसके बाद ये चीजें बना रखी है। क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहां से करते हैं? यहां से करते हैं ना शायद। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, ये पूरा मैप है जो मैंने बिल्कुल एकदम एचडी में निकाल रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये हमारी कैपिटल हो गई, इसका नाम क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिखा रखा है वो किसका दिखा रखा है? जर्मनी का पार्ट दिखा रखा है, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चीज देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, जर्मनी का पार्ट नहीं दिखा रखा है। यहाँ पे जर्मनी बोलने वाले लोग रहते हैं, जर्मनी का पार्ट नहीं, यहाँ पे जर्मनी बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, ऊपर वाला कौन सा रीजन है, नीचे वाला कौन सा रीजन है? तो बस देखो, आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या पढ़ने गए थे, फ्रेंच सीखने गए थे, तो कौन पढ़ गई थी? वेलोनिया पढ़ गई थी। तो ये वाला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? फ्रेंच सीखने गए थे, कौन पढ़ गई? फ्रेंच सीखने गए तो वेलोनिया पढ़ गई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये वाला जो रीजन होगा ये होगा वेलोनिया। ये वाला रीजन कौन सा हो गया? वेलोनिया। और ऊपर वाला कौन सा हो गया? फ्लेमिश, ठीक है। नीचे वाला वेलोनिया और ऊपर वाला फ्लेमिश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग, और यहाँ पे डच, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब उसके बाद इसका जो परसेंटेज है वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप ना 60-40 और 80-20 का ध्यान रखो। हम जब पूरे कंट्री में बात करेंगे तब 60-40 का परसेंटेज ध्यान रखेंगे, जब क्या बोलते हैं कैपिटल में बात करेंगे तब 80-20 का ध्यान रखेंगे। तो सुनो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? 60-40 का। तो अब मेरे को ये बताओ कि 60-40 का, एक है 60-40 का और एक है 80-20 का। ये दो ध्यान रखने, अगर ये दो ध्यान रखोगे तो उसके बाद आसान हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग सुनते चलना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि फ्रेंच को सबसे पहले आजादी मिली, सबसे पहले आजादी मिली। और जब इंसान को आजादी मिलती है तो बर्बाद होता है या फिर वो आबाद होता है, ठीक है। दो ही चीज होती है उस पर। तो फ्रेंच वालों ने कौन सा रास्ता अपनाया? अच्छा वाला, क्योंकि हम पढ़ा रहे तो एक अच्छा ही वे देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच वाले क्या हो गए? आबाद हो गए। तो अब मेरे को बताओ कि वो
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं। तो अमीर लोग संख्या में ज्यादा होते हैं कम होते हैं, तो आप बोलोगे अमीर लोग संख्या में कम ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40% है, यहाँ पे कौन सा 40% है, वो कौन से हो गए, फ्रेंच हो गए। और यहाँ पे 1 मिनट में इसको मिटा देता है, यहाँ पे थोड़ा सा ना वैसा हो गया, क्या बोलते हैं, पोच पोच लग रहा है देखने में, तो एक बार मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं बता रहा था कि 60-40 का ध्यान रखना है हमें। और इसमें मैंने बोला कि जो अब वो क्या बोलते हैं अमीर लोग हैं वो संख्या में क्या मिलेंगे देखने को, कम मिलेंगे, तो वो आ गए इधर। तो ये कौन सा हो गया, फ्रेंच का पार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला हो गया वो किसका पार्ट हो गया, वो डच का हो गया। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये 60% नहीं है, इसमें से 1% कौन से है, इसमें से 1% है जर्मनी बोलने वाले, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग। आसान है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कितना बच गया, अब यहाँ पे 60 थोड़ी बचेगा, अब इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, ये कितना हो गया, अब कहाँ गया वो, ये हो गया 32, फिर दोबारा 60 लिख, चलो 60 ही रहने देता हूँ क्योंकि 60 रखूंगा ना तो फिर ध्यान रहेगा। तो आप ब्रैकेट में कितना लिख लो, 59, एकदम इजी। मतलब 59% डच स्पीकिंग, 1% जर्मनी बोलने वाले, और बाकी जो 40% है वो कौन से है, फ्रेंच लोग। अब बचा 80-20 का, तो अब 80-20 का हम किस में देखेंगे, ब्रुसेल्स में देखेंगे, किस में देखेंगे, ब्रुसेल में, 80-20। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अमीर लोग यहाँ क्या थे, संख्या में कम थे, और यहाँ पे क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे 20 वाले में रखूं, 80 वाले में रखूं, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 80 वाले में, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, वहां पे जो कम थे वो यहाँ पे ज्यादा हो गए, और जो वहां पे ज्यादा थे वो यहाँ पे कम हो गए। तो यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे आ गए फ्रेंच, और यहाँ पे TUTC है, ठीक है, और 1% जर्मनी के। अब देखो ये जो आपने देखा ना, ये इसका पूरा एक एथनिक कंपोजिशन था, जिसको जातीय संरचना भी बोलते हैं। बहुत इजी है, इसको अगर एक बार में देखोगे, अच्छे से एक बार सुनोगे, एक बारी में याद हो जाएगा, कुछ ध्यान रखने वाली चीज नहीं है इसमें। अब उसके बाद सवाल आता है यहाँ पे कि ना, अब यहाँ पे टेंशन बढ़ गई थी। टेंशन क्यों बढ़ गई, एक तरीके से देखोगे ना, डच स्पीकिंग के जो लोग हैं वो क्या है, मेजोरिटी में है। डच स्पीकिंग लोग यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, मेजोरिटी में है, लेकिन वो कैपिटल में क्या है, माइनॉरिटी में है। तो इस वजह से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन डेवलप हो गई थी, जिस वजह से इनको अपने संविधान को 4 बार संशोधन करना पड़ा था। कितनी बार करना पड़ा था, 4 बार, 1970 से 1993 तक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, जो EU का HQ वो कहां है, ब्रुसेल में। EU का HQ का मतलब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्रुसेल में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट है ना, हाँ ठीक है। तो अब आती है यहाँ पे प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो बेल्जियम में होने लग गई थी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिली कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी में थे, कौन, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच और पावरफुल। अभी मैंने बताया था जो संख्या में कम थे वो कौन थे, अमीर थे और ताकतवर थे। अगर वो स्टोरी ध्यान रखोगे तो बहुत कुछ आसान लगेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बता रखा है, ठीक है, डच स्पीकिंग के जो लोग थे उनको क्या क्या फील होता है, जो बेनिफिट वगैरह होते हैं ना उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन से, वो बाद में मिलते हैं, लेट मिलते हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, हिंदी वालों को भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए समझते हुए चलना, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बता रखा है, दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s से 1960s। मतलब वो बता रखा कि 1950 से 1960 के दशक में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में टेंशन देखने को मिले। किसके बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में। अब अगला पॉइंट क्या बता रखा है, ये जो टेंशन थी वो मोर एक्वेट थी। एक्वेट मतलब मोर ज्यादा, क्या बोलते हैं, तुम बोल सकते हो और ज्यादा टेंस थी। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव था। कहाँ पे, ब्रुसेल में। ब्रुसेल में तनाव क्यों था, क्योंकि ब्रुसेल में पैसे वाले लोग क्या थे, संख्या में ज्यादा थे। मतलब फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या थे, संख्या में ज्यादा थे। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या डिसीजन लिया, वो सब चीजें हम जानेंगे। उससे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, श्रीलंका के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, श्रीलंका। तो बढ़ते हैं श्रीलंका वाले टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा श्रीलंका, तो ठीक है। श्रीलंका का अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन देखना है। श्रीलंका का हमें क्या देखना है, एथनिक कंपोजिशन। अच्छा, इसका जो एथनिक कंपोजिशन है ना, बुक में गलत बता रखा है थोड़ा सा ना, मतलब
जो मेरे को लगता है कि बुक ने ध्यान नहीं दिया और टीचर भी वैसे ही पढ़ाते चलते हैं। तो वो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या चीज गलत है इसमें। तो सुनो, सबसे पहले यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन की बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे जो सिन्हालाज है, सिन्हालाज कितने परसेंट है? 74%। इसका आसान है याद रखना, सिन्हालाज कितने हैं? 74%। उसके बाद यहाँ पे अगले कौन से बचे थे? अगले बचे हैं तमिल्स। तमिल्स है यहाँ पे कितने परसेंट? 18%। ठीक है, उसमें से जो 13% है, उसमें से जो 13% है वो कौन से? श्रीलंकन तमिल है। यहाँ पे जो 13% है वो कौन है? श्रीलंकन तमिल। और बाकी के जो बच गए, मतलब 5% जो बच गए, वो कौन से होंगे? इंडियन तमिल। अब यहाँ पे बोलोगे कि आप इंडियन तमिल मतलब कैसे आ गए इंडियन तमिल? इंडियन तमिल वो जो क्या बोलते हैं, जिनके पेरेंट्स वगैरह, मतलब, या पेरेंट्स नहीं बोल सकता हूँ, पूर्वज, फोर फादर बोलते हैं, ठीक है, उनके जो फोर फादर को प्लांटेशन वर्कर के तौर पर कहाँ लाया गया था? श्रीलंका में। अब प्लांटेशन वर्कर कौन होते हैं? प्लांटेशन वर्कर वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कहाँ लेके जाता है? दूसरे दूसरे देश में लेके जाया जाता था। कब? जब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश टाइम था, ठीक है, उस टाइम में ऐसी चीजें होती थी। तो ये चीज थी, ये चीज समझ में आई। उसके बाद है क्रिश्चियन, ठीक है। तो क्रिश्चियन यहाँ पे, अच्छा एक चीज है, मैं क्रिश्चियन लिखने से पहले वो बता ही देता हूं, ठीक है। ये कितना हो गए? 74 और 18% कितने हो गए? 8 और 4 12, 2 हो गए। और ठीक है इसमें, ठीक है, 8 और 4 12, 2 और 92 हो गए। अब इसमें 7% कौन से है? ये वाले 7% ये कर दिए। अब पता है सभी करते क्या है, इन सभी को जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ना 1%। अब 7% इसमें जोड़ दिए। अब 7% जोड़ने के बाद बोलते हैं 99 हो गया। अब 99 के बाद 1% क्या है इसमें? 1% है मिसिंग। 1% मिसिंग कैसे है? अरे भाई एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज गलत बता रखी है बुक में। कोई दिमाग लगा सकता है, वही समझ सकता है इस चीज को कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। पहले एक बार इसको मिटो देता हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये चीज देखी, क्या चीज देखी आपने? आपने देखा 74% ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 18% ये है। उसके बाद यहाँ पे 7% क्या है? ये है, क्रिश्चियन है। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना बना? 99% बना, जो कि ये रहा। और फिर इसमें बोलते हैं कि 1% क्या है? मिसिंग है, जिसको अदर्स में कंसीडर कर लेते हैं। बट एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि पहले इसको मिटो और यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या चीज समझनी है आपको कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा गलत है, ठीक है। मतलब गलत कैसे है? ये बाकी चीजें सही दे रखी है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किसके आधार पे दे रखा है? लैंग्वेज के आधार पर, और ये रिलीजन के आधार पर। तो भाई रिलीजन और लैंग्वेज को तुमने मिक्स कैसे कर दिया? एक चीज समझ रहे हो मेरी बात को? मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये लैंग्वेज के आधार पे बता रखा कि 74% बोलते हैं, और तमिल में बता रखा कि 18% बोलते हैं। अच्छा, इस तमिल में बता रखा कि कौन है? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है। इसमें बता रखा कि कौन है? बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट लोग है, ठीक है। और इसमें क्या बता रखा है? क्रिश्चियन लोग है, ठीक है। तो क्रिश्चियन लोग कौन कौन से? क्रिश्चियन लोग वाले हैं जो क्या बोलते हैं? तमिल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इनको तुम इसमें इसमें ही कंसिडर करोगे। तो अब बोलोगे 92% हुए, यानी कि फिर, तो हाँ 92% होएगा इसका एकदम एग्जैक्ट जो देखा जाए। उसके बाद जो 8% जो बचा, 8% जो बचा वो कौन सा हुआ? 8% जो बचेगा वो वाला होगा जिसमें अदर लैंग्वेज, जो इनकी छोटी छोटी लैंग्वेज होती है ना, जो क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे दिल्ली की भी है, जहांगीरपुरी की होगी, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। वो सुना नहीं है, बनतारे बनतोरे, जैसे संतमार संतों समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके एक लैंग्वेज होती है ना, तो वही उसी टाइप की लैंग्वेज इनकी भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगी। तो वो 8% है, ठीक है। बाकी आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो गूगल पे, जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि काफी लोग क्या करते हैं इस चीज को, एक मिनट, काफी लोग करते क्या है यहाँ पे, ये वाली चीज को और ये वाली चीज को और ये वाली चीज को, मतलब ये जितनी तीनों परसेंटेज है इन तीनों को जोड़ते हैं और बोलते हैं 1% मिसिंग है। 1% नहीं मिसिंग है, 8% मिसिंग है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो कितना मिसिंग है? 8% मिसिंग है, क्योंकि भाई ये क्या है? लैंग्वेज के आधार पर है, और ये धर्म के आधार पर है। ये दोनों हैं लैंग्वेज, भाषा, भाषा के आधार पर, और ये
धर्म। समझ में आया? थोड़ी राइटिंग डॉक्टर वाली हो रही होगी बट समझ में आ रहा है टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया, ये पूरा इसका डेटा था। 74% कौन थे? सिन्हालास लोग थे, 74% सिन्हालास थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो तमिल लोग थे वो कौन थे? 18% थे। उसमें 18% में से भी यहाँ पे बता रखा है जो 13% जो थे वो कौन थे? श्रीलंकन थे। 5% जो थे वो कौन थे? इंडियन तमिल थे, ठीक है, इंडियन तमिल। इनके फोर फादर किस टाइम में आए थे? क्या बोलते हैं, प्लांटेशन वर्कर के तौर पे आए थे। ये चैप्टर में भी पढ़ोगे, आपका वो जो चैप्टर है ना, एक चैप्टर है, मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके अंदर पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चीजें डिटेल में जानोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले अगले उस पे आते हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक आता है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिलता है? मेजोरिटिज्म देखने को मिलता है। अब सबसे पहली चीज आती है भाई, ये मेजोरिटिज्म होता ही क्या है, ठीक है। तो मेजोरिटिज्म वो होता है जहां पे ये देखा जाता है कि जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या लिख रखा है? अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शुड हैव द राइट टू रूल एंड मेक डिसीजन। मतलब जहां पे मेजोरिटी क्या कर सकती है? सोसाइटी के लिए डिसीजन बना सकती है, मतलब कोई निर्णय ले सकती है, ठीक है। अफेक्ट सोसाइटी ऑफन डिसरिगार्ड द नीड्स एंड राइट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। उसमें भले उनकी क्या बोलते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके क्या बोलते हैं, राइट्स वगैरह को अनदेखा कर दे, ये तो भी चलेगा, ठीक है। तो वही चीज बता रखी है यहाँ पे कि ये अपने किस चीज को, जो मेजोरिटी रूल क्या बताता है कि मेजोरिटी के बारे में सोचा जाता है, माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचा जाता, उनके राइट्स के बारे में नहीं सोचा जाता। तो ये चीज बता रखी है। अब उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, श्रीलंका इमर्ज एज अ नेशन, ठीक है। बता रखा है कि कब आजाद हुआ था? 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है। इसको याद नहीं रखना, ऐसे ध्यान रखना। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर 1948 में वो क्या बोलते हैं, श्रीलंका आजाद हुआ, फिर 1949 में कौन आजाद हुआ? 1949 में कौन आजाद हुआ? चाइना। तो ऐसे ध्यान रखोगे, ये ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। मतलब उसके एक साल बाद, उसके एक साल बाद, मतलब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके एक साल बाद श्रीलंका, फिर उसके एक साल बाद कौन हुआ? चाइना, ठीक है। थोड़ा सा भूल गया, इधर ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज बता रहा था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चीज होगी, इसको मिटा दिया मैंने। अगला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, मतलब डेमोक्रेटिकली तौर पर क्या हुई थी? इलेक्टेड हुई थी, ठीक है। एक मिनट, गला सूख गया थोड़ा सा। हाँ, तो डेमोक्रेटिकली लेवल पे क्या हुई थी? इलेक्ट हुई थी, जिसमें क्या था? मेजोरिटिज्म मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, जिसमें देखा गया कि सिन्हाला की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करा गया, जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग है ना उनको स्टैब्लिश करा गया, ठीक है। तो अब ये चीज थी। अब उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, किसकी सरकार बनी? श्रीलंका की जब सरकार बनी, श्रीलंका में जब सरकार बनी, श्रीलंका में जब सरकार बनी किसकी? सिन्हाला लोगों की। तो उन्होंने कुछ कुछ एक्ट पास कर दिए। जैसे 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास करा था। वो एक्ट क्या था? उस एक्ट में ये बता रखा था कि सिन्हालास को एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया, जिससे जो जो वो थे क्या बोलते हैं, तमिल लोग, वो क्या बोल रहे हैं, हमें नजरअंदाज करा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज होगी। उसके बाद क्या था? गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हालास एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है, जो सरकार है, सरकार ने क्या करा था, यहाँ पे जो सिन्हाला लोग हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी क्या करी गई थी, यूनिवर्सिटी में जॉब्स या फिर यूनिवर्सिटी में सीटें जो थी रिजर्व करी गई थी। सारी बेसिक फैसिलिटी जो सबसे पहले मिल रही थी वो किसको मिल रही थी? सिन्हाला लोगों को मिल रही थी, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे क्या बता रखी है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने किसको प्रमोट करा? उसके बाद इन्होंने किसको करा? बुद्धिज्म को प्रमोट करा। मतलब यहाँ पे वैसे और भी धर्म थे, जैसे क्रिश्चियनिटी था यहाँ पे, ठीक है, हिंदू लोग थे तो फिर हिंदुओं का भी धर्म था, ठीक है, और मुस्लिम थे, तो उनके धर्म को नजरअंदाज करके बुद्धिज्म पे मेन फोकस करा गया। तो अब इसको देख के जो बाकी लोग हो गए वो क्या करेंगे? अलाइनेशन फील करेंगे, मतलब बेगानापन करेंगे कि यार भाई हम पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्या करा, वही चीज अब हम अगले में जानेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्या बोलते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन तमिल। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि तमिल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तमिल लोगों ने इसको देखो, यहाँ पे क्या बता रखा है, ये जो चीज थी, इस चीज को देखकर उनको ऐसा लगा कि भाई जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है वो किसको नजरअंदाज कर रही है, हमें नजरअंदाज कर रही है, अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल, उनको ये लगने लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे फेल्ट दैट द नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वाज सेंसिटिव
टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब ये देखा जा रहा है कि वहां पे जो भी क्या बोलते पॉलिटिकल पार्टी है ना, कोई जो भी बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसको किसको किस उसमें मेन लीडर कौन देखने को मिल रहे हैं? बुद्धिस्ट सिनालस लीडर देखने को मिल रहे हैं, जो क्या बोलते हैं इनकी लैंग्वेज और कल्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बाकी के जो लोग हैं ना, जो बाकी के हिंदू लोग हैं और क्या बोलते हैं मुस्लिम लोग हैं और क्रिश्चियन लोग हैं, उनके धर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, ठीक है, किसको? सिनालस को। फिर उसके बाद तीसरा है, अच्छा वैसे एक चीज बता रहा हूं, उस टाइम में ऑफिशियल लैंग्वेज खाली सिनाला थी, आज के टाइम में सिनाला और तमिल दोनों है। अगर आप जाओगे गूगल पे सर्च मारोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा कि आज के टाइम में सिनाला और तमिल दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए ये मुद्दा तो खत्म ही हो गया आज के टाइम में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो वही चीज बता रखा है कि गवर्नमेंट ने उनको क्या बोलते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे बता रखा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो जिसमें जॉब्स पाना हो गया और अदर अपॉर्चुनिटी जो भी होगी, ठीक है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में बताया ना, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के बारे में बताया, उन सभी चीजों में इनको क्या देखने को मिली? मुश्किलें देखने को मिली कि भाई वो सारी चीजें मिल ही नहीं रही है। अब जब किसी को ये सारी चीजें मिल नहीं रही होगी तो फिर वो क्या करेगा? प्रोटेस्ट करेगा। तो वही चीज हमें आगे देखने को मिली। एज द रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज टेंडेड ओवर टाइम, मतलब खराब होने लग गए रिश्ते। जब खराब होने लगते हैं तब क्या होता है? वहां पे टूट जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अब रिश्ते खराब हो गए तो रिश्ते टूट गए, तो वही चीज है। उसके बाद फिर रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीलंकन तमिल का यहाँ पे क्या रिएक्शन रहा था? तो सबसे पहली चीज जो श्रीलंकन तमिल थी, इन्होंने एक पार्टी बनाई, ठीक है। उस पार्टी में क्या बोला कि जो तमिल है, तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है। और इन्होंने क्या मांगी थी? एक रीजनल ऑटोनॉमी। क्या मांगी थी? रीजनल ऑटोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रीजनल ऑटोनॉमी को क्षेत्रीय स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो एरिया है, जैसे इस एरिया की इन्होंने मांग करी थी, ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, इस एरिया में सबसे ज्यादा तमिल लोग देखने को मिले थे। ये देखो यहाँ पे लेकर का श्रीलंकन तमिल। तो कह रहे ये वाला एरिया हमें दे दो और यहाँ पे हमें क्या दे दो? रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, जिससे हम अपने तरीके से इस एरिया को क्या कर सके? चला सके, ठीक है। तो यही होती है रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी समझ में आया कि छूट दे देना किसको? छूट दे देना किसको? जो मतलब जो एक राज्य है उसको छूट देना। जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर के बाद पहले बहुत ज्यादा राइट थे, जिस वजह से वहां पे आपको देखने को मिला टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन फिर बाद में उस चीज को छीन लिया गया, तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो चीजें कम हो गई। जैसे अभी हाल फिलहाल में वहां पे एक अटैक हुआ था, जो पहलगाम में अटैक हुआ है, तो उसका बड़ा दुख है हमें। इस वजह से एक कारण ये भी था जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी। और भी बहुत सारी चीजें थी जो निकालनी थी, बट किसी कारण की वजह से निकाल नहीं पाए, ठीक है। तो बहुत चीजें थी जो रह गई, जिन पे बना रखा था, काम कर रखा था पूरा, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए। उसके पीछे कारण बस यही था कि अपना ये जो चैनल वगैरह जो ग्रो कर रहा है उस पर कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था, काफी लोग सोच रहे थे कि वीडियो भी नहीं डल रही, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन securing education and jobs. They felt that the none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala's leader was sensitive to their language and culture. वही चीज बता रखी है यहाँ पे, क्या बेसिक चीजें बता रखी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्या बोल रखा है इसमें? पहली चीज उन्होंने बात करी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या करा था? उन्होंने बोला कि तमिल को क्या बनाओ? एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें क्या दो? रीजनल ऑटोनॉमी दो, और साथ में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। और फिर क्या बोला? ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसमें? जॉब्स और एजुकेशन वगैरह में, ठीक है। फिर ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो भी बड़ी पार्टी है इसके अंदर में कोई भी मेन लीडर जो है वो कौन नहीं है? सिन्हालास की देखने को मिल रहे हैं, बुद्धिस्ट लीडर देखने को मिल रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उनके कल्चर और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वही दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर कल्चर। वही बता रखा है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो बुद्धिस्ट सिन्हालास लीडर्स की है, वो उनके कल्चर और इस पे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट तमिल इल्म मतलब जगह, मतलब उन्होंने क्या बोला? एक हमें इंडिपेंडेंट तमिल इल्म दे दो, जिसकी बात ये मैंने यहाँ पे करी थी, ठीक है। ये वाले एरिया को बोला था कि हमें ये वाला एरिया दे दो, जिससे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? खुल के आराम से अपनी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज थी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये सारी चीजें सुनने के बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने सीधा सीधा क्या जवाब दिया, क्या बोलते हैं, किसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पे, सिनालास। इन्होंने मांग करी थी, कौन कौन सी मांग करी थी, कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, या फिर क्या बोलते हैं जो हमारी लैंग्वेज और कल्चर है उन सब पे ध्यान दो, हमारी इन चीजों पे, इन 3 मांगों को पूरी करो, ठीक है। और ये चीज बोले थे कि हमें एक अलग एरिया दे दो जिसमें हम अपने तरीके से सिस्टम को चला सके। लेकिन उन्होंने भी संजय दत्त की तरह क्या कहा, नहीं ठीक है। तो ये चीज कहने के बाद क्या हुआ, वहां पे जो बाकी जो सिनालास लोग थे, सिनालास लोग के खिलाफ यहाँ पे सिविल वॉर कर दी थी। किसने सिविल वॉर करी थी, सिविल वॉर कर दी थी, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना इसको, सिविल वॉर कर दी थी किसके खिलाफ, सिविल वॉर कर दी थी सिनालास के खिलाफ, तमिल लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिली। लेकिन यही चीज अगर आप बेल्जियम में देखोगे ना, तो बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ था। बेल्जियम ने एक तरीका अपनाया था, जिस तरीके की वजह से बेल्जियम को एक ऐसा देश बोला जाता है कि ना उसने, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, एक चीज स्टेब्लिश हो सके कि अकोमोडेट करा जा सकता है। वैसे उससे बड़ा एग्जांपल इंडिया लगता है मेरे को। बेल्जियम में कुछ इतनी बड़ा मेजर इशू नहीं था जितना बड़ा इंडिया में था, लेकिन हम फिर भी जान रहे हैं कि ठीक है, 2 देशों के एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर में हम इंडिया के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो सुनो, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने क्या क्या अपनाया। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे ना, वो इक्वल कर दिए गए थे किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कोई भी सिंगल लॉ नहीं बन सकता है, जैसे कोई भी जो मेजर लॉ बना रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, फ्रेंच की और डच की दोनों की मंजूरी चाहिए। अगर एक ने बोला नहीं तो दूसरे की वैल्यू नहीं होगी, और यहाँ पे वो स्पेशल लॉ पास नहीं होगा, ठीक है। ये चीज थी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब कि मतलब उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। यहाँ पे बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहेगी, मतलब निर्भर नहीं रहेगी, उसके पास फाइनेंशियली ऑटोनॉमी है, वो अपने तरीके से देश को चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या बता रखा है, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या बता रखा है कि ब्रुसेल में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना रखी है, जिसमें क्या बोलते हैं, दोनों कम्युनिटी के लोग, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, दोनों के इक्वल है। अब आपको जैसे कि पता है कि फ्रेंच लोग के कहाँ ज्यादा थे, ब्रुसेल्स में ज्यादा थे, और डच लोग कहाँ ज्यादा थे, ये कंट्री में ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डच वाले एग्री कर गए थे, तो यहाँ पे फ्रेंच वाले एग्री कर गए थे, ठीक है। वहां पे वो मेजोरिटी एग्री कर गई थी, तो यहाँ पे ये वाली मेजोरिटी एग्री कर गई, तो ऐसे करके ये चीजें हुई थी। अब उसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, एक मिनट को टेस्ट कर देता हूँ इसको पहले, बाकी सबको, ठीक है, चलो जितना हो गया ठीक है। हाँ, यहाँ पे पेन खोल लिया, ठीक है। इसके अलावा भी देखो, अब 1% जर्मनी बच गए थे, जो 1% है, लेकिन उन पे भी ध्यान दिया गया। यहाँ पे इन्होंने क्या बना दी, एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस चीज पे, कल्चरल, एजुकेशन और रिलीजन, ये जो भी इन चीजों है ना, इन तीनों चीजों पे काम करती है, ठीक है। ये चीज बनाई गई थी, और इस तीनों में सभी के क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन था। जर्मनी का भी रिप्रेजेंटेशन था, और क्या बोलते हैं, डच का भी, फ्रेंच का। समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, डिजायरेबल मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो उसका एक प्रूडेंशियल रीजन है और एक मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, देखो एग्जैक्ट हिंदी में नैतिक बोलते, जहां तक न्याय संगीत बोलते, जहां तक मुझे याद है ना, न्याय संगीत बोलते हैं। बट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, एक कहावत से बताता हूं मैं, जैसे अगर आपके सामने कोई बैल आ रही है, भागता हुआ आ रहा है, तो आप बैल के आगे खड़े हो जाओगे कि ले मार मेरे को, ऐसा तो नहीं करोगे ना, हटोगे, जाने दोगे बैल को। तो वही चीज यहाँ पे भी बता रखी है कि एक प्रूडेंशियल रीजन है, मतलब जो सही रीजन है कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है, और एक मॉरल रीजन है, ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है, वही चीज वाली बात कर रखी है। प्रूडेंशियल की बात कर रहे हैं, तो प्रूडेंशियल में है पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करती है। मतलब जो टेंशन बढ़ रही होती है, जैसे
श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी, तो उस वजह से वहां पे आपको क्या देखने को मिला, उस वजह से आपको वहां पे ये देखने को मिला कि दोनों देश आपस में लड़ गए, और सॉरी एक देश था श्रीलंका आपस में लड़ गया, उसके जो अंदर के जो लोग थे, और वहां पे क्या हो गई थी, सिविल वॉर हो गई थी। और सिविल वॉर से याद आया हुआ कैप्टन अमेरिका की मूवी है ना, जो मार्वल वगैरह देखते हैं, तो मैंने भी देखी है, तो उस मूवी में भी क्या दिखाया है, सिविल वॉर दिखाया। तो सिविल वॉर क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि लोग आपस में लड़ते। समझ में आई होगी बात, आगे बढ़ते। ठीक है, तो वही चीज बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे क्या था, सोशली कॉन्फ्लिक्टेड ऑफन लीड्स टू अ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पावर। ठीक है, वही चीज बता रखा है कि क्या बोलते हैं, अगर पावर शेयरिंग होती है तो उससे एक स्टेबिलिटी रहती है, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ जाते हैं, वो सारी चीज बता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉरल रीजन बता रखा है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डेमोक्रेसी की क्या होती है, आत्मा होती है। बहुत सिंपल था, पेपर में ये आएगा तो 2 नंबर का आएगा, 2 से 3 नंबर का आएगा, सेम यही चीज चेप देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, सॉरी अगला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। तो उसके बाद क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहले जो है पावर शेयरिंग में बता रखा है कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन में क्या होना, पावर शेयर होना। तो जैसे कि ये मैंने कहीं से फोटो ली थी, ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 आपको देखने को मिल रहे हैं ना, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मैं यहाँ पे बनाया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी बोलते हैं, जुडिशियल लिख रखा है, जुडिशियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका काम है कानून बनाने का, इसका लागू करने का, इसका कानून तोड़ने वाले को दंड देने का। तो ये सारी चीज थी। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि ये तीनों इक्वल लेवल पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों किस पे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा एकदम एग्जैक्ट, हाँ क्षैतिज बोलते हैं इसको। ये कौन सा वितरण है, क्षैतिज वितरण है, एक इसी तरीके से तो चल रहा है पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पे पावर देख रहे हो कैसे है, एक ऊपर है, ठीक है, और एक उसके नीचे, एक उसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे पावर सभी के पास क्या है, एक तरीके से सेम लेवल पे ही है, किसी के पास ना पावर ज्यादा है, किसी के पास पावर ना कम है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा पावर इसके पास होती है, फिर उसके पास होती है, फिर उसके पास होती है। मतलब लोकल गवर्नमेंट में कम पावर, उसके बाद इसके पास ज्यादा पावर, फिर उसके बाद इसके पास ज्यादा पावर, इसके 50 HP, इसकी 80, उसकी 200। तो यही चीज है। तो वो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, अब ये पहला हो गया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट का बता रखा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग। क्या बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बिटवीन अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब पावर शेयर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, ये कौन सा था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल पावर। ठीक है, तो ये चीज होगी, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होगी और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग होगी। हो सकता है मैंने थोड़ा कहीं गलत बोल दिया हो, ध्यान से सुनते चलना है, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें क्या है, सभी के पास क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है। ठीक है, पहले कुछ ना मेरे को ऐसा लग रहा है, पावर शेयरिंग, हाँ सही बताया था, हाँ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जब ऑर्गन के बीच में पावर शेयर होगी। अच्छा, ऑर्गन इसलिए बोल रखा है क्योंकि जो ऑर्गन है, अगर मैं आपकी एक उंगली तोड़ दूं, क्या आप अपनी एक उंगली दे दोगे, नहीं दे दोगे ना, तो आपके शरीर के सारे अंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज बता रखी है, ये जो तीनों अंग है वो तीनों अंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, इन तीनों के बीच में पावर इक्वल शेयर हो रखे। ठीक है, एक का काम खाली कानून बनाने का, एक का लागू करने का, और एक का जो तोड़े उसको दंड देने का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो रही है, मतलब सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, उसके बाद जो कम पावर आती है उस स्टेट में, फिर उससे कम लोकल पे है। तो ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद अगले उस पे बढ़ते हैं, अगला पेज पे क्या है, आप क्या है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग अ डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल किसका ले सकते हो आप, बेल्जियम का। तो बेल्जियम में भी आपको ये चीज देखने को मिली थी कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम में क्या बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, रिलीजियस, यहाँ पे एक चीज और लिख रखी थी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो जैसे रिलीजियस ग्रुप इंडिया में भी बहुत सारे हैं, जैसे AIMIM, और एक और है RSS। तो ये सारे क्या है, रिलीजियस ग्रुप बने हुए। ठीक है, तो इनके पास भी पावर शेयर होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का तो समझ में आ गया होगा कि जो राजनीतिक दल है उनके पास पावर होती है कुछ कुछ। ठीक है, लेकिन प्रेशर ग्रुप क्या होता है, देखो प्रेशर ग्रुप को इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं।
तो प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो सरकार पे क्या बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमारी ये वाली मांग पूरी करो। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में क्या हुआ था, वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर क्या करा जा रहा था, प्रेशर बनाया जा रहा था कि इस बिल को वापस लो। फिर जो रिजल्ट रहा जैसे कि आप सभी जानते हो, तो वही चीज क्या था, प्रेशर से किसी का डिसीजन बदला जा रहा है, तो वो क्या कहला रहा है, प्रेशर ग्रुप। ऐसे ही आप यहाँ पे केजरीवाल को देख सकते हो, केजरीवाल की जो पार्ट, अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला था, मैं यहाँ पे बताने वाला था, जितने भी प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, ऐसा देखा जाता है अगर वो लंबे टाइम तक सस्टेन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे केजरीवाल किस पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी जो है क्या बोलते हैं, पहले क्या थी, एक प्रेशर ग्रुप थी, अन्ना हजारे वगैरह का नाम सुना होगा ना आपने, वो सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे कि ये चीज बंद करो। फिर बाद में वो फेमस हो गई, फिर आम आदमी पार्टी बना ली केजरीवाल ने, और केजरीवाल जी ने क्या बना ली, आम आदमी पार्टी बना ली। और आम आदमी पार्टी बनाने के बाद वही पॉलिटिकल पार्टी बनाए, फिर वो चुनाव जीते, और अभी तो फिलहाल क्या बोलते हैं बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस तरीके से वो क्या किस चीज में फॉर्म हो गए थे, एक पॉलिटिकल पार्टी में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये पहले क्या था, प्रेशर ग्रुप था, फिर बाद में कन्वर्ट किस में हो गया, पॉलिटिकल पार्टी में हो गया। अब अगली चीज बात है मूवमेंट। मूवमेंट में भी वही चीज, जैसे किसान आंदोलन हो गया, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, इन सभी में क्या करा जा रहा था, वो जो चीजें गलत हो रही थी उन चीजों पे, जैसे चिपको आंदोलन है उसमें जो पेड़ कट रहे थे उन पेड़ों पे जाके लोग चिपक गए थे, तो पेड़ कटने से रोक रहे हैं, तो फिर वहां पे सरकार ने ऑर्डर दिया कि क्या बोलते कोई पेड़ नहीं काटे, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज थी, और यहाँ पे इसके अलावा भी और कुछ है नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप्स में भी और भी बहुत जगह सोशल ग्रुप्स है, जैसे सोशल ग्रुप्स में भी और भी बहुत जगह है, जैसे वीकर ग्रुप्स है, या फिर बोल सकते हो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए भी सीटें रिजर्व होती है, उनको भी पावर दी जाती है, तो उस टाइप के भी ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना दिक्कत हुई होगी, एक बार इसको दोबारा रिकैप करवाया था। सबसे पहले बता रखा था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ पे सभी के पास पावर क्या होती है, इक्वल होती है, किसी के पास ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट होती है, वहां पे क्या होता है, सेंट्रल के पास ज्यादा होती है, फिर स्टेट के बाद, फिर स्टेट पे कम होती है, फिर लोकल पे कम होती है, फिर ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, तीसरा था पावर में आल्सो बी शेड इन सोशल ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि सोशल ग्रुप्स में होती है। सोशल ग्रुप्स में वीकर सेक्शन हो गए, वीकर सेक्शन के ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वुमेन्स के लिए भी क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जगह होती है, उनके लिए सीटें रिजर्व होती है, वो सारी चीजें इसमें आ गई। और चौथा यहाँ पे पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स वही होते हैं जो गवर्नमेंट पे क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर किसान आंदोलन वगैरह वाला, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, और हमारा यहाँ पे ये पूरा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना एसबी क्लासेस।